भारत और चीन के रिश्तों में पिछले कुछ सालों से जो तनाव बना हुआ था, उसमें अब धीरे धीरे कमी आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मंगलवार को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग के बीच हुई अहम मुलाकात ने इस उम्मीद को और मजबूत कर दिया है कि दोनों देश अपने रिश्तों को फिर से सामान्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। खास बात यह है कि इस बातचीत के दौरान चीन की तरफ से खुद ये स्वीकार किया गया कि भारत और चीन के शीर्ष नेताओं के बीच हुई हालिया बैठकों ने दोनों देशों के रिश्तों को सुधार और स्थिरता की राह पर वापस लाने में अहम भूमिका निभाई। चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकातों का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 2 सालों में दोनों नेताओं के बीच कजान और तियानजिन में महत्वपूर्ण बातचीत हुई। इन बैठकों में सीमा विवाद और द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने को लेकर कई अहम सहमतियां बनी। चीन का कहना है कि इन सहमतियों को लागू करने से दोनों देशों के रिश्तों में सुधार आया है और अब इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल कि आखिर भारत और चीन के रिश्तों में तनाव की शुरुआत कहां से हुई और अब अचानक रिश्ते सामान्य करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। इसके लिए हमें 2020 के गलवान संघर्ष को याद करना होगा। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस घटना में दोनों देशों के सैनिक हताहत हुए और इसके बाद भारत चीन रिश्ते कई दशकों से सबसे कठिन दौर में पहुंच गए थे। सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती हुई। दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर लंबे दौर की बातचीत चली और कई इलाकों में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन सीमा पर तनाव का असर सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं रहा। भारत और चीन के बीच व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी और लोगों के बीच संपर्क पर भी इसका असर पड़ा। भारत ने चीनी कंपनियों और मोबाइल ऐप्स को लेकर कई कड़े कदम उठाए। दूसरी तरफ चीन के साथ भारत के व्यापारिक रिश्ते पूरी तरह खत्म नहीं हुए। यानी एक तरफ सीमा पर तनाव था तो दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध भी चलते रहे। यही वजह है कि भारत और चीन दोनों के लिए रिश्तों को पूरी तरह से तनावपूर्ण स्थिति में बनाए रखना आसान नहीं है। दोनों बड़े पड़ोसी देश हैं, दोनों एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्था है और दोनों का वैश्विक राजनीति में प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। अब जब डोभाल और हान झेंग के बीच बातचीत हुई है तो सीमा का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है। भारत की प्राथमिकता हमेशा से यही है कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनी रहे, क्योंकि जब तक सीमा पर तनाव रहेगा तब तक सामान्य द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। चीन की तरफ से भी रणनीतिक संबंधों और आपसी विश्वास बढ़ाने की बात कही जा रही है। हान झेंग ने कहा है कि दोनों देशों को अपने संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक नजरिए से देखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि चीन भी ये संकेत दे रहा है कि दोनों देशों को सिर्फ सीमा विवाद के नजरिए से एक दूसरे को नहीं देखना चाहिए, बल्कि व्यापक द्विपक्षीय हितों पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है कि क्या इसका मतलब यह है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पूरी तरह खत्म हो गया? देखिए, जवाब है नहीं। सीमा विवाद अभी भी दोनों देशों के रिश्तों का सबसे संवेदनशील मुद्दा है। बातचीत आगे बढ़ना और सीमा विवाद का अंतिम समाधान होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत जारी रह सकती है, सैनिकों की तैनाती कम हो सकती है और तनाव घट सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सीमा का अंतिम समाधान हो गया। इसलिए भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात सिर्फ चीन के बयानों को सुनना नहीं, बल्कि जमीन पर होने वाली गतिविधियों को देखना होगी। क्या सीमा पर तनाव वास्तव में कम होता है? क्या सैनिकों की तैनाती सामान्य होती है? क्या दोनों पक्ष सीमा प्रबंधन से जुड़े समझौतों को ईमानदारी से लागू करते हैं? और क्या भविष्य में किसी नए इलाके में तनाव पैदा नहीं होता? यही चीजें तय करेंगे कि रिश्तों में वास्तविक सुधार कितना हुआ है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू आर्थिक संबंधों का है। भारत और चीन के बीच व्यापार बहुत बड़ा है। भारत के लिए चीन एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है, वहीं चीन के लिए भी भारत एक बड़ा बाजार है। ऐसे में दोनों देशों के बीच रिश्तों में स्थिरता आर्थिक क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। हालांकि भारत अब चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता कम करने की कोशिश भी कर रहा है। सप्लाई चेन में विविधता लाने, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने और रणनीतिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता पर भारत का जोर बढ़ा है। इसलिए भविष्य में भारत चीन संबंधों का मॉडल शायद ऐसा हो सकता है जिसमें प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों साथ साथ चले। अब इस पूरी बातचीत का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है वैश्विक राजनीति। भारत और चीन दोनों ब्रिक्स, SCO और G20 जैसे कई बहुपक्षीय मंचों पर साथ आते हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर दोनों देशों के हित एक जैसे हो सकते हैं, जबकि कई मुद्दों पर दोनों के बीच मतभेद भी हैं। चीन चाहता है कि भारत के साथ बहुपक्षीय मंचों पर कोऑर्डिनेशन बढ़े। भारत भी अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की नीति के तहत अमेरिका, रूस, यूरोप और चीन सभी के साथ अपने हितों के मुताबिक संबंध बनाए रखना चाहता है। इसलिए भारत चीन संबंधों में सुधार का मतलब ये नहीं है कि भारत चीन के साथ अपने रणनीतिक मतभेद भूल जाएगा। भारत के लिए सीमा सुरक्षा, हिंद महासागर, पाकिस्तान के साथ चीन के संबंध और सीपेक जैसे मुद्दे अभी भी महत्वपूर्ण हैं। तो फिर डोभाल और हान झेंग की मुलाकात को कैसा देखा जाए? एक सकारात्मक लेकिन शुरुआती कदम के तौर पर देखा जा सकता है। दोनों देशों के बीच बातचीत का चैनल खुला रहना अपने आप में महत्वपूर्ण है। अगर शीर्ष नेतृत्व के साथ स्तर पर बनी सहमतियों को जमीन पर लागू किया जाता है तो इससे सीमा पर तनाव कम करने और आपसी विश्वास बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
लेकिन असली परीक्षा अब बयान नहीं बल्कि एक्शन की होगी। अगर सीमा पर शांति बनी रहती है, सैन्य तनाव कम होता है, दोनों पक्षों के बीच संवाद लगातार जारी रहता है और व्यापार और लोगों के बीच संपर्क धीरे धीरे सामान्य होते हैं, तो इसे भारत चीन संबंधों में वास्तविक सुधार की शुरुआत कहा जा सकता है। लेकिन अगर सीमा पर फिर से तनाव पैदा होता है या पहले हुए समझौतों को लागू करने में कोई अड़चन आती है, तो रिश्ते फिर पीछे जा सकते हैं। यानी फिलहाल भारत और चीन के बीच बर्फ पिघलने के संकेत जरूर है, लेकिन पूरी तरह रिश्ते सामान्य होने की मंजिल अभी दूर है। डोभाल हानझेंग की मुलाकात ने बातचीत की खिड़की जरूर खोली। अब देखना यह होगा कि दोनों देश इस खिड़की को स्थायी रास्ते में कैसे बदल पाते हैं और बदल भी पाते हैं या नहीं। आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।